हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। अब इसकी शुरुआत मैंने, जैसे कि मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम हिंदी व्याकरण जो है आप कंप्लीट करवा दीजिए, काफ़ी सारे टॉपिक आपके रहते हैं। तो एक हफ्ते पहले शायद मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें हमने वाच्य पढ़े थे। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की है, जैसे ऐसे हैस करके मैंने क्लास 1 डाला हुआ है, तो वो हमारी क्लास 1 थी। और उसमें देखो, अब रचना की दृष्टि से वर्गीकरण जो मैं पढ़ रही हूँ, ये शुरुआत बताती हूँ आपको कहाँ से होगी, और यहीं से एक प्रश्न बन जाता है और आप गलत भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रही थी वाक्यों का वर्गीकरण, तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है हम मुख्य रूप से 3 दृष्टि से कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानता की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो मैंने वैसे उसमें हेडिंग डाला था वाच्य पढ़ाया था। तो वो वाच्य क्या था? प्रधानता की दृष्टि से अगर वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं तो वो वाच्य ही होते हैं। तो उसमें जो प्रधानता की दृष्टि से वाच्य आ जाता है और वाच्य के जो हैं 3 भेद आ जाते हैं। तो ये हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। अब आप ये क्लास जो है, ये वीडियो जो है बता देती हूँ किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एस्टेट, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी एस्टेट हो, सीईटी, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हरियाणा में होता है ग्रुप सी की भर्तियों के लिए, साथ ही केवीएस, एनवीएस, DSSB और HPSC में भी हालांकि पूरा हिंदी व्याकरण दिया गया है। तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और हैश 2 डाल के मैं डालूंगी, तो इसका मतलब है हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर 2 है। और हो सकता है अभी थोड़ा सा ना गर्मी है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, तो जैसे ही थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, ठंडा मौसम हो जाएगा, तो हो सकता है मैं सारा हिंदी व्याकरण दोबारा भी करवा दूं। जो वीडियो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं वो भी मैं दोबारा करवा दूंगी। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे प्रधानता की दृष्टि से। हमने वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ लिया था, जिसमें वाच्य पढ़ा और वाच्य के 3 भेद थे, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। फिर इन सभी वाक्यों को हमने एक दूसरे में परिवर्तन करना भी हमने सीख लिया था। तो आज पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वर्गीकरण। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार पेपर में ये पूछ लेते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो रचना की दृष्टि से वाक्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको याद रखना है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, दूसरा कौन सा हो जाएगा संयुक्त वाक्य, और तीसरा कौन सा हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो ये रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के 3 भेद किए गए हैं। 3 भागों में वाक्यों को वर्गीकृत किया गया है, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीनों आपको याद रखना है। अब उदाहरण के साथ हम देखेंगे, क्योंकि जो एस्टेट का पेपर है वो 26 और 27 जुलाई को होने वाला है, तो समय हमारे पास बहुत ही कम है और कोशिश करूंगी उससे पहले मैं पूरा हिंदी व्याकरण करवा सकूं। ठीक है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिस वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब देखो, सरल या साधारण वाक्य, अब मैं लिखती हूँ मोहन खाना खाता है, एक वाक्य में लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब हम सरल या साधारण वाक्य की परिभाषा पढ़ रहे थे तो हमारे पास 2 शब्द आए, एक उद्देश्य और दूसरा आया विधेय। तो मैं इससे की परिभाषा पढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। इन दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए। मोहन खाना खाता है। अब यहाँ पर देखिए कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। इस वाक्य में इस तरीके से आपको कोई वाक्य दिया हुआ मिलेगा कि उसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो ध्यान से देखना है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, तो यहाँ पर मोहन खाना खाता है, वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो मोहन क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, यानी कि मोहन के बारे में जो कहा जा रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो ये बातें आपको याद रखना है।
उद्देश्य आपके एक से अधिक भी उद्देश्य हो सकते हैं। आपको इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। और एक से अधिक उद्देश्य कैसे हो सकते हैं, जैसे गीता और मोहन, सीता गीता और जया, तो इसमें 3 उद्देश्य हो गए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो कई बार पेपर में क्या होता है कि एक वाक्य देकर पूछ लिया जाता है कि इसमें से उद्देश्य छांटिए या विधेय को अलग कीजिए। ठीक है, अब देखो सरल या साधारण वाक्य क्या होता है। वाक्य पढ़ रहे हैं हम, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से हो या अनेक विधियों के बराबर हो, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि सरल या साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें उद्देश्य भले ही एक से ज़्यादा हो, लेकिन उनका जो विधेय होता है वो एक ही विधेय से जुड़े हुए होते हैं या अनेक विधियों के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं विधेय भी मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखो सुरेश गाता है। अब एक पहला ही वाक्य है मेरे पास, सुरेश गाता है। तो ये कैसा वाक्य है, आप अगर आपके पेपर में आता है कि एक ऐसा वाक्य है, आप देख रहे हैं इसमें उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है ये विधेय है, तो ये आपका सरल वाक्य है। इसे आप कहेंगे सरल वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय है। दिनेश ने भोजन किया, तो दिनेश यहाँ पर उद्देश्य है और भोजन किया ये आपका क्या है, विधेय है। ये तो विभक्ति चिन्ह हो गया। अगर आपसे विधेय पूछे तो आपको ऐसे बताना है कि उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है कि दिनेश ने क्या किया, भोजन किया, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, सारे विधेय हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको छांटना है जिसमें उद्देश्य भी है और विधेय भी है। तो ये होगी साधारण वाक्य। अब देखो माता और पिता बाजार गए। माता और पिता दोनों ही क्या हैं, उद्देश्य हैं, और 2 उद्देश्य हैं यहाँ पर, लेकिन दोनों उद्देश्यों का एक ही विधेय है। कहाँ गए, बाजार गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय। तो इस तरीके के वाक्य भी क्या होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। उसके बाद अब आप कहेंगे कि मैम 3 से 4 उद्देश्य कैसे होंगे, तो जैसे कि इसमें बता रखा है, गीता, जया, विजय और अजय साथ साथ पढ़ते, लिखते, खेलते कूदते और खाते पीते हैं। देखो इसमें कितने साथ साथ पढ़ते, लिखते, खेलते, अब इसमें अनेक उद्देश्य हो गए और अनेक विधेय हो गए। तो इस तरीके के वाक्यों को भी हम क्या कह सकते हैं, साधारण वाक्य कह सकते हैं। उसके बाद अब देखो अगला हमारा आता है मिश्र वाक्य, और अक्सर पेपर में ये मिश्र वाक्य जो है पूछा जाता है। दूसरा वाक्य का भेद आता है मिश्र वाक्य। तो मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि पहला वाला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये सरल वाक्य था तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिसमें 2 उद्देश्य या एक विधेय हो, जिसमें अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो, ऐसे वाक्य को भी हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य और या साधारण वाक्य कह सकते हैं। दूसरा वाक्य है मिश्र वाक्य, और अक्सर पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसे समझ के चलना है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र का मतलब संयुक्त का सा, मतलब मिश्र जुड़ा हुआ सा। तो इसमें आपको पता है कि एक से अधिक जो है ना वाक्य तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो ध्यान में कैसे रखना है, जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य बताया मैंने जिसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, यानी कि जो मिश्र वाक्य होगा उसमें आपको एक तो सरल वाक्य मिलेगा तथा एक आश्रित वाक्य या उपवाक्य, यानी कि 2 वाक्य मिलेंगे, एक आपको इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा। तो एक तो इसमें इधर जो मिलेगा वो आश्रित वाक्य मिलेगा, इसे हम आश्रित वाक्य कहेंगे, चाहे आप इसे उपवाक्य भी कह सकते हैं, यानी कि ये पूरा वाक्य भी हो सकता है, लेकिन इसका जो ये आश्रित वाक्य होगा इसकी जो सेंस है उसमें मिलेगी, तभी ये जो वाक्य है ये अपने पूरा सेंस देगा, पूरा अर्थ देगा। ये अपने आप में अर्थ कंप्लीट नहीं देंगे, इसे जो है आश्रित वाक्य कहेंगे, या फिर ये उपवाक्य भी हो सकता है, यानी कि पूरा वाक्य न होकर उपवाक्य भी हो सकता है। और एक तरफ आपको क्या मिलेगा, पूरा सरल वाक्य मिलेगा। तो समझ गए होंगे, एक सरल वाक्य मिलेगा, दूसरा आपको आश्रित वाक्य हो सकता है या फिर उपवाक्य भी हो सकता है, वाक्य न होकर उपवाक्य भी हो सकता है।
और ये वाक्य या आश्रित उपवाक्य या आश्रित वाक्य या उपवाक्य तभी अपना अर्थ पूर्ण करेगा जब आप ये पढ़ लेंगे। यानी कि ये दोनों मिलकर ही जो है आपको कंप्लीट सेंस देंगे, ये दोनों मिलकर आपको कंप्लीट सेंस देंगे, अन्यथा आपको वाक्य का मतलब जो है समझ नहीं आएगा। सरल वाक्य का तो समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें वाक्य भी होगा, लेकिन ये जो सरल वाक्य है ये इस पर आश्रित होगा। ठीक है, देखते हैं अब कैसे। जिसमें दया नहीं होती वह मनुष्य पशु के समान है। अब देखो ये वाक्य जो है वह मनुष्य पशु के समान है, तो ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। तो ये आपका सरल वाक्य है, इसमें वह मनुष्य ये आपका उद्देश्य है, पशु के समान है ये आपका विधेय है, ये सरल वाक्य है। लेकिन कौन सा मनुष्य पशु के समान है, वह लगा दिया ना, मनुष्य पशु के समान है। अगर ये कहता तो हमारे मन में कोई डाउट नहीं रहता कि क्यों क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वह मनुष्य पशु के समान है, कौन भाई, जिसमें दया नहीं होती। तो अगर इस तरीके से इसका अर्थ जो है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आश्रित वाक्य कहते हैं। इसका अर्थ जिसमें दया नहीं होती, इसका भी अर्थ जो है ना आपको आगे चलकर पता चल रहा है कि वह मनुष्य पशु के समान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये आश्रित वाक्य है जिसमें दया नहीं होती, ये भी अधूरी बात छोड़ दी गई है और इसका अर्थ जो है इधर जाकर ही ये वाक्य जो है अपना पूरा अर्थ देगा कि जिसमें दया नहीं होती वह मनुष्य पशु के समान है। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। आपको ना पेपर में झप वाक्य को पढ़ना है, तुरंत वाक्य को पढ़ना है और समझ जाएं चोर ने देखा कि अरे अभी बात मतलब पूरी नहीं समझ में आ रही, आगे क्या है। इस तरीके का जब आपके मन में विचार आने लगे कि ये यहाँ तक पढ़ने के बाद वाक्य पूरा नहीं हो रहा, इसका भाव जो है इधर निहित है, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य कैसे वाक्य है, मिश्र वाक्य हैं। चोर ने देखा कि, वैसे अगर व्याकरणिक तरीके से देखूं तो इसमें एक आपको सरल वाक्य दिखाई देगा और एक आपको आश्रित वाक्य या उपवाक्य दिखाई देगा। तो आश्रित उपवाक्य कौन सा है, चोर ने देखा कि, क्या देखा, उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट एक आपको इस तरीके का भी मिल सकता है, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार के वाक्य भी कैसे वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, और इधर भी आपका एक सरल वाक्य होगा और इधर भी क्या होगा, एक आपका सरल वाक्य भी हो सकता है और एक मिश्रित वाक्य भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तरफ एक सरल वाक्य होगा, दूसरी तरफ भी सरल वाक्य होगा, लेकिन एक तरफ एक सरल वाक्य रहकर दूसरी तरफ सरल भी हो सकता है और मिश्रित भी हो सकता है। और ये दोनों जो वाक्य हैं किसी न किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए होंगे। अब समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, और, तथा, एवं, व, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अगर, मगर, इसलिए, क्योंकि। ठीक है, ये क्या होंगे, ये वाले क्या होंगे, सारे, जैसा, वैसा, ये सारे शब्द क्या हैं आपके समुच्चय बोधक। आपने समुच्चय बोधक अविकारी शब्द पढ़े होंगे ना, उसमें पढ़े होंगे ये सारे। तो ये जो होंगे इन शब्दों से जुड़े हुए होंगे। देखो, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है, दो सरल वाक्य होंगे, जैसे कि इसमें मिश्र वाक्य में, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कुछ यहाँ भी दे रहा है, वह, कि, है ना, तब तक, जब तक, लेकिन इनका सेंस भी इधर टिका हुआ है, इसका भी इसके है, एक दूसरे अपने आप में कोई वो मीनिंग नहीं दे रहे हैं। समझ में आया, इस तरीके के वाक्यों में तो आपको मिश्र वाक्य ढूंढना है। और जो ये मैं बता रही हूँ अभी संयुक्त वाक्य, ये देखो, जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य तथा एक मिश्रित वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसमें क्या मिलेगा, दो सरल वाक्य, जैसे मोहन आया, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है और ये एक सरल वाक्य हो गया। मोहन चला गया, ये भी आपका एक सरल वाक्य है और दोनों वाक्यों को किससे जोड़ रखा है, और क्या है आपका समुच्चय बोधक शब्द है।
दूसरा देखो, मैं आज स्कूल नहीं गया, ये भी अपने आप में एक सरल वाक्य है। अगर मैं यहाँ पर पूर्ण विराम लगाऊं तो ये वाक्य भी अपना सेंस दे रहा है, एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें उद्देश्य भी है और विधेय भी है। मेरी माँ बीमार थी, ये वाक्य भी एक पूरा सरल वाक्य है, ये अपना सेंस दे रहा है, अपना उद्देश्य है, अपना विधेय है, और दोनों सरल वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? इस समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थे तीनों प्रकार के। और अब परिवर्तन अगर आपसे किया जाए तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वाक्य परिवर्तन भी कई बार पेपर में जो है पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक सरल वाक्य दे रखा है, शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया। ये सरल वाक्य है, शोर मचाने वाला बालक। ये क्या है? आपका उद्देश्य है। अगर आपको उद्देश्य और विधेय छांटने के लिए कहे तो शोर मचाने वाला बालक, बालक उद्देश्य है, और ये इस शब्द को विस्तारित कर रहे हैं, उद्देश्य को विस्तार देने वाले हैं। ये शोर मचाने वाला बालक, तो ये शब्द भी आपको साथ लेने हैं। तो ये उद्देश्य हो गया। पकड़ा गया, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। तो ये क्या है? आपका एक सरल वाक्य है। इसको मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? जिस बालक ने शोर मचाया पकड़ा गया। समझ गए? जिस बालक ने शोर मचाया, कि ये मिश्र वाक्य हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हो गया, और ये आपका सरल वाक्य हो गया, पकड़ा गया। उसके बाद संयुक्त वाक्य इसे बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? बालक ने शोर मचाया इसलिए वह पकड़ा गया। बालक ने शोर मचाया, अब देखें तो ये भी एक सरल वाक्य है। पकड़ा गया, ये भी आपका सरल वाक्य है, और ये किससे जुड़ रहे हैं? इसलिए से। तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। इस तरीके से आपको परिवर्तन करना है। दूसरा सरल वाक्य देखिए, कक्षा में बच्चे शिक्षक के सामने शांत रहते हैं। अब मिश्र वाक्य बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जब तक शिक्षक कक्षा में होते हैं तब तक बच्चे शांत रहते हैं। तो ये आश्रित वाक्य हो गया, इस तरीके से याद रखना है। संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? कक्षा में शिक्षक होते हैं इसलिए बच्चे शांत रहते हैं, तो ये इसलिए से जुड़ गए हैं। ठीक है, ये जब तक और तब तक वाला ध्यान रखना, आप इसे गलती मत करना कि इसे संयुक्त नहीं करना है आपको। नेक्स्ट जो है सरल वाक्य, और देखिए कैसे परिवर्तित करेंगे। सूर्य उदय होते ही कुहासा जाता रहा, या सूर्योदय होते ही, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा। तो मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे ही सूर्य उदय हुआ, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। इसमें और आगे आपका एक और वाक्य देख लेते हैं। सरल वाक्य, वह धनी होकर भी सुखी नहीं है। ये आपका कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। इसका मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? यद्यपि वह धनी है तथापि वह सुखी नहीं है। तो ये मिश्र वाक्य है। यद्यपि वह धनी है, अब यहाँ पर हमारे मन में एक लालसा से रहेगी कि आगे पता नहीं क्या कहेगा। धनी तो है पर पता नहीं अंधा है, लंगड़ा है, क्या कुछ है। तथापि वह सुखी नहीं है। तो इस तरीके के वाक्य मिश्र वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? वह धनी है परंतु सुखी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे आसानी से। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, और यहाँ से भी प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने बहुत ही आसान से आसान शब्दों में जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें, और हिंदी की जो है सारी वीडियोज़ हिंदी साहित्य की आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो मैंने TGT, PGT, STET, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यूट्यूब पर तो आपको मिल ही जाएंगी, अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं। धन्यवाद।